चारों तरफ घना अंधेरा था और इसी अंधेरे के बीच में काली परछाई जैसा कोई आगे बढ़ रहा था। रात इतनी हो चुकी थी कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। तुझको तुझको तरसना या ना देखी मेरी मजबूरिया। मेरे तो ये लग गए, ये कहाँ चला आया भाई? ये कौन सा गाँव है? नशा चढ़ गया है। उस आदमी को महसूस हुआ कि पीछे कोई तो आ रहा था। कौन कौन है उधर? सामने आओ। कोई जवाब नहीं था। जैसे ही वो आदमी सामने चलने लगा, एक बहुत बड़ा तालाब नजर आया उसे। माहौल खतरनाक था। जैसे ही डर के मारे वो आदमी पीछे दौड़ने लगा तो एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया और खींचने लगा। बचाओ भाई, कोई तो बचाओ। अरे बाप रे, अरे कौन है रे? छोड़ ना, अरे बचाओ ना यार। लेकिन सुनने वाला वहां पे कोई नहीं था। वो आदमी चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन वो हाथ उसे खींचता हुआ तालाब के पास ले गया और पानी में डुबो दिया। उस आदमी की चीख अब पानी के अंदर गूंज रही थी। अरे मियाँ, कार्टून कैनवस हिंदी की कहानियाँ सबसे पहले सुनना चाहते कि नहीं? अरे भैया तो प्रेस करिए सब्सक्राइब बटन को। और मियाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना। सुबह अपना काम खत्म करने के बाद बस घर लौट ही रहा था पवन। सड़क के किनारे कुछ आदमियों की भीड़ देखकर वो थोड़ा चौंक गया। शंभू काका, ओ शंभू काका, आखिर हुआ क्या है यहाँ पे? अरे ओ शंभू काका, क्या बात है? यहाँ पे सब लोग खड़े क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है? अरे विनोद बेटा, अरे पूछ मत। काली झील से वापस एक लाश बरामद हुई है। अरे क्या ये सब आखिर कब हुआ? अरे तू मदन को जानता है? मदन? कौन मदन? जो वो मिस्त्री का काम करता है वो? हाँ, तो वो सवेरे सवेरे यहाँ पे आया था अपना काम करने, झील के ठीक पास। अचानक बहुत सारे कौवे एक साथ पुकारने लगे। तब उसने देखा कि झील पे लाश तैर रही थी। बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे ठीक लाश के ऊपर। अरे बाप रे बाप, आखिर ये लाश है किसकी? कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं। पहले अपने आंखों से लाश देखने तो दे। पानी में कोई नहीं जाना चाहता। ये सारी बातचीत जब खत्म हुई तब गांव के 2-4 लोगों ने मिलकर लाश को बाहर निकाला। अब पवन ने सुना तो था कि ये तालाब कुछ खतरनाक है, इंसानों को जिंदा निकल लेती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी नहीं बच पाते। वो जो दूर पेड़ खड़ा है वो भी तो मर चुका है। वो पेड़ मानो पुकार रहा था उससे। विनोद, अरे ओ विनोद। पहले तो पवन को यह पता नहीं चला कि आखिर उसे पुकार कौन रहा था। फिर मानो किसी के वश में आके वो धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ चलने लगा। जैसे ही आगे बढ़ता चाचा ने आवाज लगाई, विनोद, वहां पे अकेले मत जा। पवन को होश आया। सही बात है, अरे आखिर वो उस पेड़ की तरफ जा क्यों रहा था? खैर, गांव वालों ने उसके बाद लाश को बाहर निकाला। ये लाश, खून, ये सब पवन से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया। लेकिन अचानक उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, घुटन सी होने लगी, तो वो भागा अपने घर की ओर।
घर जाके सबसे पहले उसका सामना हुआ अपने पिता से। बेटा, पढ़ाई खत्म हुई? हाँ, पता है पापा, आज फिर से एक लाश बरामद हुई है। हाँ, यह सब फिर शुरू? काली झील ने तो देखते देखते पूरे गांव को खत्म कर दिया। अच्छा पापा, उस झील का नाम काली झील क्यों है? क्योंकि उस तालाब का इतिहास कुछ खास अच्छा नहीं है। कैसी कहानी? आज से कई साल पहले की बात है। उस समय इस गांव में जमींदारों का राज हुआ करता था बेटा, और वो लोग बेहद ही खतरनाक हुआ करते थे, जिनके डर से गांव वाले कुछ करने से डरते थे। वो काली झील ना उनकी हुआ करती थी, और डर सिर्फ उनका नहीं किसी और का भी था। भयंकर डाकू थे, जिसके नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग तक डरते थे। मंगल डाकू का नाम तो सुने सुना है। तो मंगल डाकू का राज था इस इलाके में। डकैती करने के ठीक 1 महीने पहले चिट्ठी लिख के बता देता था वो। कभी भी गद्दारी नहीं किया उसने किसी से। जैसा बोलता था बिल्कुल हूबहू वैसा ही करता था। बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, किसी के ऊपर रहम नहीं। जिस घर में एक बार उसकी नजर पड़ी वो घर को वो तहस नहस कर देगा। लेकिन हमारे जमींदार साहब इन डाकुओं से डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने घर में अपने सैनिक को तैनात रखा था कि जब भी डाकू आएंगे तो उनको मार भगाएंगे। और उनके डर से तो डाकू इस गांव की तरफ नजर उठा के देखते भी नहीं थे। एक दिन उन डाकुओं की चिट्ठी आ पड़ी हमारे जमींदार साहब के घर। अरे गांव वाले तो चौंक गए कि ये क्या। इंतजार हुआ कि डाकू कब आएंगे जमींदार साहब के घर। 1 महीने बाद एक अमावस की रात डाकुओं ने जमींदार साहब के घर पर हमला कर दिया। जमींदार साहब भी अपने सैनिक को लेके तैयार थे। ठीक रात के 12 बजे डाकू लोग आ गए। भयंकर आग लग गई तब गांव में। लेकिन एक गलती हम सब से हुई थी। हमने डाकुओं के बारे में कभी ध्यान से नहीं सोचा था कि उनकी सेना आखिर कितनी बड़ी हो सकती है। इसके बारे में सोचा था कि जमींदार के सैनिक के सामने कोई नहीं टिकेगा। लेकिन गलती थी जमींदार की भी। उसने भी सोचा नहीं था कि डाकुओं का दल इतना बड़ा भी हो सकता है। जब डाकुओं ने घेर लिया जमींदार के घर को तब सैनिक तो सब लोग छोड़ छाड़ के भाग चुके थे, क्योंकि उनका टिकना मुश्किल था इतने सारे डाकुओं के सामने। लेकिन गांव वाले सब अपने घर में दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। डाकुओं के डर से वो भी थर थर कांप रहे थे। डाकुओं ने पहले जमींदार का सारा खजाना लूट लिया था और उसके बाद सारे घर वालों को एक एक करके मारा। इन सब के बीच में जमींदार साहब जीत नहीं सकेंगे ये सोच के भाग गए थे। अपने बेटे को साथ में लेके गए थे, बिल्कुल बच्चा था वो, लेकिन वे भी पकड़े गए। डाकुओं ने जमींदार को मार के फेंक दिया था और अगले दिन सुबह सारे डाकू भाग गए थे। डाकुओं ने जाने से पहले जमींदार के घर के सारे आदमी, औरत और बूढ़ों की लाश उस काली झील में बहा के चले गए थे और पूरे जमींदार महल को जला के खाक कर दिया था। लगातार 2 दिनों तक वो आग जल रही थी, किसी ने कुछ नहीं किया। इस घटना के ठीक पहले वो झील बहुत ही साफ और पीने लायक पानी से भरी हुई हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद उस पानी में मानो किसी ने जहर मिला दिया हो ऐसा।
गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि लाश को निकाल सके, मगर निकाल नहीं पाया कोई। लोगों ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन उस झील के अंदर से एक भी लाश को कोई निकाल नहीं पाया था, जैसे झील ने निगल लिया हो। उसके अगले साल ही हमारे गांव में भयंकर बीमारी फैल गई थी। घर परिवार सब खत्म होने लगे, एक एक घर में बीमारी फैल चुकी थी। और इन सब के बाद से ही उस झील का नाम पड़ गया काली झील, क्योंकि वो झील थी भूतिया झील। दिन तो छोड़ो, रात के वक्त भी कोई वहां पे नहीं जाता था डर के मारे। यही थी इस झील की कहानी, समझा? समझ गया। अच्छा, उस दिन डाकुओं का क्या हुआ? डाकुओं का सर्वनाश शुरू हुआ था ठीक इस घटना के बाद से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाकुओं के साथ समझौता किया। एक दिन रात को उन्होंने हमला कर दिया डाकुओं के डेरे में। एक एक डाकू को पकड़ लिया था उन्होंने। डाकू उतनी रात को बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसलिए उनको समर्पण करना ही पड़ा अंग्रेजों के सामने। और फिर क्या हुआ, उसके ठीक 1 महीने बाद सबके सामने जमींदार के परिवार का अंतिम संस्कार हुआ था। अच्छा, कुछ सालों पहले हमारे गांव में एक साधु बाबा आए थे, याद है ना तुझे? हाँ हाँ। उन्होंने कहा था कि जमींदार के वंश का सिर्फ एक आदमी कर सकेगा इस झील को पवित्र। लेकिन जमींदार के घर वाले तो मर चुके हैं ना? अरे यही तो बात है। अरे काफी देर हो गई, चल अब खाना खाना है कि नहीं? कहानियों की दुनिया से अचानक बाहर आ गया पवन। इतनी देर तक डाकू, जमींदार, इस सब की बातें सुन के पवन का होश खो चुका था। जब तक वो रात में सोने जाता तब तक ये कहानी उसके दिमाग में हावी हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या? रात की नींद गायब। तो भैया जितनी भी कोशिश कर लो, नींद अगर एक बार गायब हो जाए तो वापस नहीं आती। खिड़की के बाहर देखते ही पता चला कि आज तो अमावस की रात थी, चांद नहीं था बाहर। जमींदार और डाकुओं के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। लेकिन अचानक कहीं से कोई पवन को आवाज लगा रहा था। विनोद, अरे ओ विनोद। जैसे ही आवाज को सुना था उसने घर परिवार छोड़ के जूते पहन के निकल पड़ा वो। लेकिन अचानक एक पंछी की आवाज से उसकी नींद टूटी। अरे नींद में चलते हुए वो तो सीधा तालाब के पास आके खड़ा हुआ था। अब उसकी नींद टूटी और डर लगने लगा। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? कुछ भी हो यार, ये जगह बहुत डरावनी है। वापस घर चलता हूँ। जैसे ही पवन ने तय किया कि अब घर वापस चलते हैं, तभी उसकी नजर पीछे पड़ी और पेड़ के पास एक पीली रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? अरे आग जैसा कुछ लग रहा है। अब एंजाइटी ऐसी चीज है जिसको रोक के रखना बहुत मुश्किल है, तो वो चल पड़ा। अरे ठीक यही सोचा था, लेकिन इतनी रात को यहाँ पे आग जलाई किसने? लेकिन अचानक कहीं से एक भारी आवाज ने पुकार लगाई। कौन है उधर? अब पवन इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लाल चद्दर ओढ़े एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, पर पता नहीं इतनी रात को मैं यहाँ कैसे चला आया। अपने आप चला आया। तो भी उन लोगों के वश में। वो लोग? वो कौन? काली झील का डर। आप यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो? पूजा कर रहा हूँ। पूजा? किस तरह की पूजा? इस काली झील की काली छाया को हटाने के लिए योग्य
से सब ठीक हो जाए। अभी चुप हो जा, मुझे मेरा काम करने दे। ये यज्ञ लगभग 2 घंटे चला। तब तक सारे चुप थे, लेकिन यह आदमी कुछ जाना पहचाना था। अच्छा, पापा ने जिस तांत्रिक के बारे में बताया था, क्या ये वही है? सुन, तुझे एक जरूरी काम करना होगा। बोल, कर पाएगा? हाँ, करूंगा। ठीक है, कुछ चीजें तुझे जानना जरूरी है। जमींदार के परिवार के साथ क्या हुआ था जरूर तुझे पता है। हाँ, लेकिन एक चीज नहीं जानता होगा, बचने का सही तरीका। अगर मैं चाहूँ तो आज ही ये सब खत्म कर सकता हूँ, इसी पूजा से। आज से कुछ 50 साल पहले एक अमावस की रात को जमींदार का घर जल चुका था। आज फिर वही रात है। मेरा काम खत्म हुआ, अब तेरा काम शुरू। अभी इस लोटे को लेके मैं जाऊंगा और तो भूल के भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो आप सीधे अपने घर की ओर जाएगा। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जेल का डर अब खत्म। जमींदारों के घर वालों की आत्मा अब मुक्त हो चुके हैं। बस एक बार बनारस में जाके पिंडदान करना होगा। ये सब तुझे ही करना होगा। मैं? लेकिन क्यों? हाँ, क्यों नहीं? मेरे सामने सिर्फ तू है इस वक्त, इसलिए तू ही ये काम करेगा। एक और बात, काली झील की सारी घटनाओं के पीछे ये पेड़ था। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद ये पेड़ सूख जाएगा। तब एक काम करना होगा, इस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तब जाके काली झील की कहानी खत्म होगी। पूरी बात सुनने के बाद वो जो साधु बाबा थे वो उठ के चलने लगे और पवन भी बिना कुछ सोचे समझे अपने घर की ओर दौड़ने लगा। अब कुछ दिन बाद, जैसा कि बोला था उस साधु महाराज ने कि अब वो पेड़ सड़ चुका था और पवन ने भी अपनी बात रखी। वो सीधा बनारस जाके जमींदार और उसके परिवार के नाम पे पिंडदान करके आया था। पिंडदान तो सिर्फ घर वालों को करना चाहिए। पिंडदान तो अगर मैं करूं तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी क्या? लेकिन इस सवाल का जवाब उसे कभी मिला ही नहीं। लेकिन घर आने के बाद एक और संवाद मिला कि जब वो बनारस में था तब निमोनिया के कारण उसके पिता चल बसे। पापा को आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। पापा को कितनी सारी बातें करनी थी उनसे। लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद पवन के हाथ एक चीज लगी। ये चीज बहुत जानी पहचानी सी है, कहाँ दिखा है? लेकिन ये क्या? कहीं से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दी। तेरे पापा पहली बार मुझे इन्हीं कपड़ों पे मिले थे। आपको मिला था? मतलब बहुत सालों पहले तेरे पापा मुझे कहीं से मिले थे। आज से बहुत साल पहले हमारे गांव में जो शिव मंदिर है ना, वहीं पे मिले थे मुझे। ये बात रहेगी हम दोनों के बीच। तेरे पापा भी जानते थे और अब तू जानता है।